जो धर्म है पुराने, उन सबको खारिज करके एक नया दर्शन दिया जो काफी प्रसिद्ध है। दक्षिण भारत में विशेष रूप से इनकी प्रसिद्धि ज्यादा रही। इन दो के अलावा अगर मैं ये कहूं कि थोड़ा सा हमें लोकप्रिय दर्शन को भी लेके चलना चाहिए, तो इस आधुनिक काल में जो व्यक्ति अपने तर्कों के स्तर पर पूरी भारतीय परंपरा में एक विशेष स्थान रखता है, जिससे टकराना बहुत ही मुश्किल काम है। इनके बारे में कहते हैं कि इनके सामने जाओ तो चुपचाप आ जाओ वापस। अगर आपने दो चार सवाल पूछ लिए तो लहूलुहान होकर लौटोगे, क्योंकि जितना इस आदमी ने पढ़ लिया था ना, मजाक नहीं है। और जिस उपनिषद पे बात करो, गीता पे बात करो, अष्टावक्र गीता पर बात करो, कबीर पे बात करो, किसी कवि पे बात कर लो। ताओ धर्म है, चाइना में चलता है, लाओ त्से उसके संस्थापक हैं, उन पर भी किताब लिख दी पूरी की पूरी। जितना अध्ययन रजनीश नाम के व्यक्ति ने किया, फिलोसफी में रुचि थी, प्रोफेसर हुए जबलपुर के कॉलेज महाकौशल में, बाद में नौकरी को लात मार के पूरी तरह से दार्शनिक हो गए। और एक दौर था कि जब अमेरिका में एक शहर का नाम था रजनीशपुरम, जिसके वो संस्थापक थे। बाद में कुछ कानूनी चीजें हुई, वापस भारत आए। जनता पार्टी की सरकार जब मोरारजी प्रधानमंत्री थे, उनसे टकराहट काफी रही इनकी। फिर पुणे में इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया फाइनली, लंबे समय के स्ट्रगल के बाद, और फिर उनकी मृत्यु हुई। ओशो की सबसे अच्छी बात है कि वो दुनिया के हर प्रश्न पर विचार करते हैं, धर्म, अध्यात्म, दर्शन को बहुत सारी रूढ़ियों से बाहर निकालते हैं, और उनके तर्क ऐसे हैं कि उन तर्क से लड़ना आसान काम नहीं है। बेहद तार्किक व्यक्ति हैं। और मेडिटेशन की बहुत परंपराएं भारत में हैं। इन्होंने एक नई परंपरा शुरू की, डायनामिक मेडिटेशन। इसका सरल भाषा में मतलब है नृत्य करते हुए भी आप ध्यान कर सकते हैं। ध्यान करने के लिए कुंडली मार के बैठना और उसके बाद ऐसे करके, ये जरूरी नहीं है, वो भी तरीका है, लेकिन ध्यान तो नृत्य करते हुए भी हो सकता है। ये मैंने पिछली बार कहा था ना कि आप दर्शन पढ़ने के बाद डांस नहीं कर पाएंगे, तो ओशो बनेंगे तो नृत्य और दर्शन में संबंध बन पाएगा। किसी और रास्ते पर चलने में वो संबंध आमतौर पे बन नहीं पाता है। ये सब लोग मिला के इनको हम कहेंगे भारतीय दर्शन। हालांकि अधिकांश बात के लोगों का जिक्र भारतीय दर्शन में नहीं आता है, पर मेरे ख्याल से आना चाहिए। कोई ऐसा दार्शनिक आपको लगता हो छूट गया हो तो बताइए, उसको भी जोड़ लेते हैं इसमें। आपको लगे अरे ये तो छूट ही गया, फिर कैसे दर्शन पूरा होगा? आप सोच रहे हैं कि हमें तो ये भी नहीं पता थे, इतने सारे आपने बता दिए, हमें क्या पता। अरे कोई तो दिमाग में आ रहा होगा, बताइए बताइए, कोई दिमाग में आ रहा है तो। हाँ, फीमेल फिलोसोफर का जिक्र, मतलब उसमें मेरी गलती कम है, परंपरा की गलती ज्यादा है कि महिला दार्शनिक नहीं दिख रहे हैं। अगर हम बात करें महिला दार्शनिकों की, तो भारतीय परंपरा में जो उपनिषद काल है, वहां हमें कुछ दार्शनिक महिलाएं, विदुषी महिलाएं नजर आती हैं। और आपने इनमें से 3-4 का नाम सुना होगा। जैसे एक आपने नाम लोपामुद्रा का सुना होगा। लोपामुद्रा वो हैं जो अगस्त्य ऋषि की पत्नी हैं, और इनका ठीक ठाक मतलब उपनिषद में जिक्र आता है। आपने मैत्रेयी का नाम सुना होगा। मैत्रेयी का जिक्र आता है बृहदारण्यक उपनिषद में। ये याज्ञवल्क्य ऋषि की पत्नी थी और विदुषी थी, और इनके बीच के डिस्कशंस के माध्यम से जो बृहदारण्यक उपनिषद है उसमें डेवलपमेंट दिखाई पड़ती है। गार्गी एक विदुषी महिला थी, इनका जिक्र भी बृहदारण्यक उपनिषद में दिखाई पड़ता है। एक नाम घोषा नाम की महिला हैं, उनका जिक्र उपनिषद में दिखता है। दुख की बात है कि भारतीय परंपरा में उपनिषद के बाद से महिलाओं की जो पार्टिसिपेशन है, भूमिका है, वो नहीं के बराबर दिखती है। पर मैं बताना भूल गया से ज्यादा है कि है ही नहीं, मैं कहां से लेके आऊं। अब इसकी वजह क्या हो सकती है? मेरे ख्याल से तो इसकी वजह यह है कि महिलाओं की हिस्सेदारी सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक जीवन में हर जगह ही कम है, तो यहां भी कम है। विज्ञान में भी कम है, दर्शन में भी कम है, समाजशास्त्र में नहीं है, हर जगह नहीं है, पॉलिटिक्स में नहीं है, तो यहां भी नहीं है। और इसकी वजह ग्लास सीलिंग है, शीशे की दीवार जो दिखती नहीं पर होती है। तो क्योंकि उनको आमतौर पर घर के कामों में ही सीमित रखा गया, तो उनको बहुत स्कोप मिला नहीं, और गैप इतना बड़ा है कि उस गैप को भरना आसान काम है नहीं। अब उम्मीद कीजिए कि अब नए जो दर्शन उभरेंगे
पश्चिम में जैसे फेमिनिज्म और कई दर्शन उभरे हैं, उनमें महिलाओं की भूमिका अच्छी खासी है, लेकिन पश्चिम में भी कुल मिला की हालत ऐसी ही है। दुनिया के इतिहास में सबसे पहली दार्शनिक महिलाएं भारत में ही दिखेंगी आपको, यही महिलाएं हैं। इसकी वजह है कि पश्चिम का दर्शन शुरू 6th सेंचुरी BC में हुआ है, ये उससे पहले हो गई है, तो सीधी सी बात है कि पहले तो यही दिखेंगी। लेकिन हाँ, कम है, भारत में दर्शन में महिलाओं की भूमिका, हिस्सेदारी अभी कम है। साहित्य हम पढ़ते हैं, साहित्य में भी कम ही है। एक मीराबाई हमें दिखती है मध्यकाल में, बाकी आधुनिक काल में महादेवी दिखती है। आधुनिक काल में फिर भी आपको 8-10 नाम दिख जाएंगे, लेकिन उसके पहले केवल एक नाम, मीराबाई। तो ये है, दुखद है, पर है ऐसा ही। ठीक है, कोई और आपको लगता हो कि दार्शनिक छूट रहा है? जी सर, जैसे आर्य समाज के जो संस्थापक हैं, हाँ, उन्होंने एक स्लोगन दिया कि वेदों की ओर लौटो। हाँ, तो उस समय पे तो चल रहा था कि नियो वेदांत का चल रहा था, तो उन्होंने मतलब वेदों की ओर लौटो, इसको हम कैसे रिलेट कर सकते हैं कि नेशनलिज्म और इक्वालिटी पे? नेशनलिज्म उनके यहाँ है, ये कह रहे हैं कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने वेदों की ओर लौटो कहा, इसको हम कैसे लिंक कर सकते हैं नेशनलिज्म और सोशल इक्वालिटी से। अगर आप आर्य समाज की स्थापनाएं देखेंगे, उसके 10 नियम देखेंगे और बाकी स्थापनाएं देखेंगे, तो आर्य समाज एक तो तर्क पर बहुत बल देता है, तार्किक बहस पर। आर्य समाज जाति व्यवस्था को पूरी तरह खारिज करता है, और जाति व्यवस्था खारिज होने का मतलब ही है कि आपने इक्वालिटी पर बात कर दी है। आर्य समाज में जेंडर इक्वालिटी पर ठीक ठाक स्ट्रेस है। लड़कियों की शिक्षा को लेकर आर्य समाज काफी प्रोग्रेसिव स्टेप लेता रहा है। इसलिए ऐसे कई पैरामीटर्स आपको दिखेंगे जहां उनका सोशल प्रोग्रेसिवनेस प्लस नेशनलिज्म। पर यह है कि उस समय के नेशनलिज्म और नियो हिंदुइज्म, नियो वेदांत में यह था कि क्रिश्चियनिटी और इस्लाम से थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने की बात रहती थी। तो आर्य समाज में भी है, क्रिश्चियनिटी से, इस्लाम से गैप है। हाँ, जो DAV की परंपरा है, दयानंद एंग्लो वैदिक, वो वही है कि हम अंग्रेजी की परंपरा भी लेंगे, वैदिक भी लेंगे, और पढ़ाई लिखाई में ज्यादा डेवलपमेंट्स करेंगे, आप कह सकते हैं। एक मोटी मोटी बात मान के चलते हैं कि पूरा भारतीय दर्शन का डेवलपमेंट हमने समझा। अब एक छोटा सा पक्ष ये समझते हैं कि अगर इस पूरे के पूरे प्रोसेस में कई हजार साल के प्रोसेस में अगर आपको कॉमन ट्रेंड्स देखने हो, ऐसी कौन सी चीजें हैं जो आमतौर पर भारतीय दर्शन में आपको दिख जाती हैं, वो कॉमन ट्रेंड्स क्या हैं, और क्या वो कॉमन ट्रेंड्स केवल भारत में ही दिखते हैं या भारत के बाहर के दर्शन में भी उनका जिक्र कहीं कहीं दिख जाता है? तो 5-6 शब्द उनका मोटा मोटा मतलब समझ लीजिए, फिर जब कोई दर्शन पढ़ेंगे उस पर ठीक से विस्तार में बात करेंगे कि उसकी क्या वैल्यू होती है। जैसे आपने एक शब्द सुना होगा, थियरी ऑफ कर्मा, जिसको हम बोलते हैं कर्म सिद्धांत। सुना है आप लोगों ने कर्म सिद्धांत क्या होता है? कर्म सिद्धांत का सिंपल सा मतलब क्या है कि आप जो करेंगे वो आपके साथ होगा। अभी जो हो रहा है वो भी किसी किए हुए के बदले ही हो रहा है, और कल को जो होगा वो आज जो कर रहे हैं उसके बदले होगा। इसको बोलते हैं कर्म सिद्धांत। कर्म सिद्धांत की धारणा हमारे उपनिषदों से आनी शुरू हो गई है, और बहुत इंटरेस्टिंग बात है कि पूरे भारत के 9 दर्शनों में एक को केवल छोड़ दें, और जब जब मैं बोलूं एक को छोड़ दें तो वो एक कौन सा छूटेगा? चार्वाक। चार्वाक को छोड़ दीजिए, बाकी 8 दर्शन, यहां तक कि बौद्ध भी, जैन भी, जो नास्तिक दर्शन है वो भी, सिख धर्म भी पूरी तरह से कर्म सिद्धांत को मानते हैं। और कर्म सिद्धांत का एक बेसिक मतलब यह है कि जो हमारे कर्म होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। उनको 3 में डिवाइड करते हैं, शायद आपने नाम सुना हो। एक होता है संचित कर्म, एक होता है प्रारब्ध कर्म, और एक होता है संचीयमान। ये 3 तरह से हम क्लासिफिकेशन करते हैं कर्मों का। इसका मतलब क्या है? समझ लीजिए कि कर्म हमारे इकट्ठे होते जा रहे हैं, कर्मों का फल मिलने का एक फेज आता है, एक ग्रुप ऑफ कर्म एक साथ उनका फल मिलना शुरू होता है। प्रारब्ध कर्म वो हैं जिनका फल मिल रहा है एट प्रेजेंट। तो अभी की आपकी जिंदगी कैसी चल रही है ये आपके प्रारब्ध से तय होता है। इसलिए आपने कहीं कहीं सुना होगा बड़े बूढ़ों से कि प्रारब्ध ही ठीक नहीं है तो क्या करें।
तो प्रारब्ध का मतलब हमारे वो कर्म जिनका फल अभी इस समय मिल रहा है। संचित वो हैं जो संचित हैं, कलेक्टेड हैं, पर अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है, येट टू स्टार्ट। यानी आज से 5 साल के बाद आपके साथ जो होने वाला है वो कौन से कर्मों से तय होगा? संचित। संचित कौन से? जो आमतौर पर पिछले जन्म में किए होंगे या इस जन्म की शुरुआत में किए होंगे, लेकिन अभी फल मिलना शुरू नहीं हुआ है उसका, वो भी संचित हैं। जिनका शुरू हो गया वो प्रारब्ध हैं, और प्रारब्ध आज से 5 साल पहले क्या थे? संचित थे, अब वो प्रारब्ध हो गए हैं। और जो कर्म अभी आप कर रहे हैं, इस जीवन में कर रहे हैं, जिनका फल बाद में मिलेगा, तो ये प्रेजेंट कर्म है। अभी जो आप कर्म कर रहे हैं, जैसे भी क्लास में बैठ के सो रहे हैं, तो इसका फल कब मिलेगा? बाद में मिलेगा। अगले जन्म में आप टीचर बनेंगे, मैं स्टूडेंट, फिर मैं सोऊंगा क्लास में बैठ के और आपको पढ़ाते हुए तनाव होगा कि ये सो क्यों रहा है। हर चीज का हिसाब होना है, ध्यान रखिए, हर चीज का हिसाब होना है। तो ध्यान रखना है, जो आप कर रहे हैं ना, उसका हिसाब बराबर होकर रहेगा। और कर्म सिद्धांत के 2 नियम माने जाते हैं। एक होता है कृत प्रणाश, ऐसा नहीं हो सकता, यानी जो किया है उसका नाश नहीं हो सकता जब तक फल ना मिले। आपका किया हुआ कर्म आपको फल दिए बिना नष्ट हो नहीं सकता, इसको बोलते हैं कृत प्रणाश। और एक होता है अकृतम उपगम, जिसका मतलब है कि जो आपने किया नहीं उसका फल आपके पास आ नहीं सकता। तो ध्यान रखना है। कई लोग कोशिश करते हैं कि ट्रांसफर सिस्टम अगर शुरू हो जाए, डेबिट क्रेडिट जैसे, मैंने 10 अच्छे कर्म किए, आपने मान लीजिए 20 अच्छे कर्म किए, मेरे थोड़े कम पड़ रहे हैं, मैंने आपसे उधार ले लिए 5, और अकाउंटिंग में आप अपना पासवर्ड डाला, आपने कहा मेरे 5 अच्छे कर्म यहाँ शिफ्ट कर दो भाई, और मेरा बैलेंस भी ठीक हो गया, साथ साथ मोक्ष मिल गया हम दोनों को। पर हिंदू धर्म में इसका स्कोप नहीं है, बौद्ध धर्म में है। महायान परंपरा में एक कंसेप्ट है बोधिसत्व, आपने सुना है बोधिसत्व? बड़ा प्रसिद्ध शब्द है। बोधिसत्व के कंसेप्ट में महायान बुद्धिज्म मानता है परिवर्त एक कंसेप्ट है। परिवर्त का मतलब है अपने अच्छे कर्मों को दूसरों पे शिफ्ट कर देना। हिंदू धर्म में तो नहीं है, तो झेल भुगतना पड़ेगा, आपको ध्यान रखना है। तो ये जो 2 नियम हैं, इसका भाव आप समझ गए कि जो किया है वो नष्ट नहीं होगा, नहीं किया है आएगा नहीं। एक मिनट, एक बात और बताऊं, क्रिश्चियनिटी में ऐसा एक सिस्टम है, ईसा मसीह जो हैं वो ईश्वर के पुत्र माने जाते हैं। ध्यान रखना, ईसा मसीह ईश्वर नहीं है, वो गॉड के बेटे हैं। एक ट्रिनिटी शब्द सुना होगा आपने, ट्रिनिटी कॉलेज का नाम सुना होगा ना? ट्रिनिटी क्या है क्रिश्चियनिटी में? इसका मतलब 3 चीजों का ग्रुप, गॉड द फादर, गॉड द सन। तो गॉड द सन कौन है? जीसस क्राइस्ट है, और द होली स्पिरिट। ईसा मसीह ईश्वर के पुत्र हैं। क्यों आए हैं? क्योंकि मनुष्य पापी है। क्यों पापी है उसकी कहानी भी समझेंगे कभी। वो इसलिए पृथ्वी पर आए, भाई देखिए, ईसा मसीह अगर ईश्वर के पुत्र हैं और कुछ लोगों ने उनको क्रूसीफाई कर दिया, सलीब पे टांग दिया, ईश्वर के पुत्र को सलीब पे लोग टांग देंगे गली मोहल्ले के, इतना आसान काम है क्या? अगर ईश्वर चाहेगा तो एक झापड़ मारेगा, उन सबको गिर जाएंगे नीचे, तब भी टांग दिया। इसकी वजह है कि ईसा मसीह जानबूझ के यही चाह रहे थे, ऐसा ईसाई लोग मानते हैं। क्यों चाह रहे थे? इसका संबंध कर्म सिद्धांत से बनेगा। इसलिए चाह रहे थे कि सारे मनुष्यों के पाप मैं अपने ऊपर लेकर अपनी बलि दे दूं। अगर ये कंसेप्ट मान ले क्रिश्चियनिटी का, इसका मतलब क्या हुआ कि कर्मों का हिसाब दाएं बाएं हो सकता है कि नहीं हो सकता है? हो सकता है। तो कुछ दर्शनों में, कुछ धर्मों में ऐसी धारणा है, महायान बुद्धिज्म में है, क्रिश्चियनिटी में है, हिंदुइज्म में नहीं है, और इसका मतलब हिसाब बराबर होकर रहेगा। ध्यान रखना भाई। और जैसे कि मैंने कहा ना, आप क्लास में सो रहे हैं तो उसका हिसाब भी बराबर होगा, जरूर होगा, सीधी सी बात है। जी आप पूछिए, क्या पूछ रहे थे? क्या वास्तव में कर्म कर पाना भी अपने वश में है? जैसे अगर देखें बारीकी से, बड़ी गहरी बात कह दी भाई, एकदम। अब आप सच्चे फिलॉसफी के विद्यार्थी हो गए। कितनी गहरी बात कह दी है, कितनी गहरी बात कह दी कि क्या कर्म करना हमारे बस में होता है। जैसे आपने सवाल पूछा, ये आपके बस में था? नहीं सर। जैसे आपने तय किया कि मैं सवाल पूछूंगा, आप उठे, आपने माइक लिया, आपने सवाल पूछा, ये आपके बस में था या कोई करवा रहा है आपसे?
नहीं सर, करवा रहा है सर कोई। करवा रहे हैं ना? आप सर ऐसा विषय मतलब सर पढ़ाए कि वो दिमाग में आ गया सर। अच्छा, ये मैंने ऐसा पढ़ा है कि आपके दिमाग में ही आ गया। हाँ, लेकिन दिमाग में तो कईयों के आया होगा, पर उठे आप, ये किसने तय किया? आप एकदम ठीक सवाल कर रहे हैं। 2 शब्दों पे गौर कर लीजिए। एक शब्द है डिटर्मिनिज्म और एक शब्द है फ्री विल। ये फिलॉसफी की दुनिया की सबसे गहरी डिबेट यही है, सबसे गहरी डिबेट। डिटर्मिनिज्म को हिंदी में बोलते हैं नियतिवाद, और फ्री विल को बोलते हैं संकल्प स्वातंत्र या स्वतंत्र संकल्प कह लीजिए। टेक्निकली संकल्प स्वातंत्र कहते हैं। इसका मतलब पता है क्या है? इसका असली मतलब यह है कि मैं कुछ भी करता हूं तो दरअसल वो मैं खुद करता हूं या मुझसे करवाया जाता है। जैसे मैंने आपसे कहा था कि एक संभावना है कि ये दुनिया एक वीडियो गेम हो और कोई पीछे से खेल रहा हो हमारे साथ। अगर कोई पीछे से खेल रहा है तो हम जो कुछ भी कर रहे हैं हम नहीं कर रहे, वो हो रहा है। टेक्निकली अगर आप बहुत अंदर जाएंगे तो दुख की बात है कि ज्यादा मजबूत तर्क ये वाला साबित होता है। अगर आप शुद्ध तर्क के रास्ते पे आगे बढ़ेंगे, प्योर लॉजिक पे, जिसका मतलब है कि आपने जो सवाल पूछा वो आपने नहीं पूछा, किसी ने आपसे पूछवाया। वो किसी कौन है किसी को नहीं पता। लेकिन दिक्कत है कि इससे दुनिया चलेगी नहीं, जबकि नियतिवाद ज्यादा मजबूत विचार है, ठोस विचार है। इसे खारिज करना बड़ा मुश्किल काम है। कभी इस पर बात करेंगे विस्तार में। लेकिन दुनिया ठीक से चल सके इसलिए दुनिया के लगभग सारे धर्म जिस विचार को मानते हैं वो है संकल्प स्वातंत्र। फ्री विल का मतलब है हम अपनी इच्छा से फैसले करते हैं, हम अपनी इच्छा से स्टेप्स लेते हैं, कदम उठाते हैं। अगर ये ना माने तो किसी अपराधी को सजा दे ही नहीं सकते, क्योंकि उसने तो किया ही नहीं बेचारे ने, किसी ने करवाया है। किसी अच्छा काम करने वाले को पुरस्कार नहीं दे सकते क्योंकि उसने तो नहीं किया है, किसी ने करवा दिया उससे। और फिर हम सबकी हैसियत कठपुतलियों वाली हो जाएगी जिनके धागे किसी और के हाथ में। इस चीज को मान के चलना बड़ा मुश्किल लगता है। इसलिए दुनिया जिस सिद्धांत पे चलती है वो है फ्री विल, जिसका मतलब है कि आपने सवाल खुद पूछा है। लेकिन दर्शन में कुछ लोग, जैसे एक आदमी का नाम है शोपेनहावर, जर्मनी का दार्शनिक है, 18th-19th सेंचुरी का, दुनिया का सबसे बड़ा दुखवादी निराशावादी दार्शनिक है, पेसिमिस्ट आदमी है, फिलोसॉफिकल पेसिमिज्म कहते हैं। उसने यहां तक कहा कि सबसे खुशनसीब वो हैं जो पैदा ही नहीं हुए, नंबर 2 पे वो हैं जो पैदा होते ही मर गए, और सबसे बदनसीब वो हैं जो जिंदा रहने को बाध्य हैं, जैसे मैं। इतना दुखी था वो इस दुनिया से। और उसने ये बात की, जो वाक्य आपने बोला ना, वो वाक्य उसने बोला, और एल्बर्ट आइंस्टीन ने कोट किया उस वाक्य को। क्या वाक्य था? मनुष्य वह कर सकता है जो वह चाहता है, पर वह यह चाह नहीं सकता कि वह क्या चाहे। आप चाह नहीं सकते, कर तो लेंगे। आपके मन में क्या इच्छा आएगी वो भी आपके बस में नहीं। मैन कैन डू वट ही विल बट कैन नॉट विल वट ही विल। ये उसका वाक्य है। अल्बर्ट आइंस्टीन ने इसको कोट किया एक बार। तो आपका सवाल गहरा है, लेकिन अभी फिलहाल ये मान के चलिए कि आप जो कर रहे हैं आप ही कर रहे हैं, उसमें जीवन ज्यादा आसान रहेगा, वरना कमंडल वाला भाव मन में जल्दी आ सकता है। तो पहली बात हुई कर्म सिद्धांत। हाँ, नमस्कार सर। नमस्कार। मेरा नाम श्यामवीर है। विशेषतः भारतीय दर्शन परंपरा से मैं पूछना चाहता हूँ कि नास्तिकों के लिए त्रय दर्शन आ गया, चारवाक, जैनिज्म, बौद्धिज्म। आस्तिकों के लिए षट दर्शन आ गया। कुछ लोग ऐसे भी हैं समाज में, जैसे मैं हूँ खुद, मैं अपने आप को उदासीन मानता हूँ। मैं दोनों ही कैटेगरीज से बिलोंग नहीं कर पा रहा हूँ, रिलेट नहीं कर पा रहा हूँ। एक सर्टेन एज के बाद जब आर्गूमेंटेटिव बिहेवियर डेवलप हुआ तो मैं स्लाइटली उदासीनता की तरफ चला गया, एग्नोस्टिक बन गया। क्या भारतीय दर्शन परंपरा में मेरे जैसे लोगों के लिए कुछ कहा गया है? अज्ञेयवाद नाम से या एग्नोस्टिसिज्म नाम से ऐसा दर्शन तो नजर नहीं आता, लेकिन उपनिषदों में ऐसे कुछ कथन आते हैं जिससे लगता है कि एग्नोस्टिसिज्म भी माना जा सकता है। अगले सेशन में हम लोग चारवाक को पढ़ेंगे। चारवाक पढ़ते हुए मैं 5-6 परंपराओं को जिक्र करूंगा, जिसमें से एक परंपरा उदासीनता का जिक्र करती है। थोड़ा सा है, बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन हाँ एक हल्का फुल्का ट्रेंड दिखता है। नहीं तो बनाइए ना, अगली क्लास में आपका नाम भी बोल देंगे।
सर लेकिन जब मैं बौद्धिज्म का थोड़ा बहुत पढ़ रहा था तो उसमें जो 10 अव्यक्तानी आते हैं, वहाँ जब एक प्रश्न पूछा जाता है ईश्वर है कि नहीं या आत्मा के बारे में, हाँ, तो जब कह रहे हैं कि बौद्ध मैं बता नहीं पाऊंगा और अब बताऊंगा तो आप समझ नहीं पाएंगे, तो वहाँ मुझे थोड़ी सी उदासीनता इस तरह का कुछ समझ नहीं आता है। उसमें ना दूसरे वाला कथन ज्यादा महत्वपूर्ण जो आपने बोला। बुद्ध ने प्रश्नों का जवाब नहीं दिया, उन्हें अव्याकृत कहते हैं, अव्याक्तानी भी कहते हैं। अव्याक्तानी या अव्याकृत का मतलब ये नहीं है कि बुद्ध को उनका उत्तर नहीं पता। इसका मतलब है कि उनका उत्तर व्याकरण की भाषा में, ग्रामर की लैंग्वेज में बयान नहीं किया जा सकता। तो वहां नॉलेज का क्राइसिस नहीं है, एक्सप्रेशन का क्राइसिस है कि उनको कहा नहीं जा सकता। क्यों नहीं कहा जा सकता, इसका जवाब बुद्धिज्म पढ़ते हुए मिलेगा। इसका जवाब नागार्जुन ने माध्यमिक शून्यवाद में बड़े अच्छे तरीके से दिया है। तो ने मुझे क्रांति और प्रेम दोनों सिखाया और क्रांति और प्रेम का अंतर संबंध सिखाया। जिनका इतना बड़ा दर्शन है, जो इतने महान संस्कृति के लोग हैं, मुझे नहीं लगता समझना किसी चीज की कोई बुराई है। ओशो की जो निजी द्युति है, विचार की जो द्युति है, वो काफी छुप गई। 4 पैक अंदर गई तो सबकॉन्शियस मर गया। यह है शराब की इंपॉर्टेंस। फिलॉसफी को जब लीडरशिप मिलती है, लीडरशिप फिलॉसफी सारी दुनिया में पड़ी होती है। लीडरशिप किसी भी फिलॉसफी को जब, और हर फिलॉसफी का एक टाइम होता है। जैसे आचार्य रजनीश ने किताब वो डिस्कोर्स दिया, किताब तो बाद में उस पर लिखी गई, सेक्स टू सुपर कॉन्शियसनेस, संभोग से समाधि। जरूरत थी सर, बड़ा लोग चिल्लाए 1980s के आसपास, बहुत लोग चिल्लाए आदमी बर्बाद कर रहा है, हिंदुस्तान बर्बाद कर रहा है। किसी को समझना, आप ट्रेन से सफर करिए, बस से सफर करिए, इस देश के चारों तरफ दीवारों पे आपको लिखा मिलेगा निराश पुरुष मिले। इतनी निराशा इस मुल्क में, इतने मरे हुए लोग इस मुल्क में हैं, तो उसने कहा निराश होने की जरूरत नहीं, समझ लो चीजों। जो इतनी बड़ी चीजें हैं, जिनका इतना बड़ा दर्शन है, जो इतने महान संस्कृति के लोग हैं, मुझे नहीं लगता समझना किसी चीज की कोई बुराई है, किसी भी चीज को। और मैंने कहा ना, किसी भी चीज को। शराब है, शराब की कीमत क्यों है बाजार में? क्योंकि हर आदमी मन से शांत होना चाहता है। आज जो लोग कमरों में बैठे हुए हैं, आइसोलेटेड, अकेलापन, एकांत नहीं। अगर आप एकांत में हैं तो आप मजा ले रहे हैं। आज ये जो लोग चारों तरफ बंद हो गए, आप निगेटिविटी देखो, कितने निगेटिव वाइब्स हैं, परेशान है लोग अंदर। अब वो दिमाग में विचार आ रहा है कि मेरे गले में खराश हो गई, मुझे भी जुकाम हो रहा है, बुखार भी हो रहा है मुझको, कोरोना का पेशेंट बगल से गुजरा था, बगल वाले कुत्ते को कोरोना हो गया है। विचार ही तो आ रहे हैं, और अगर ये हावी हो जाए तो ले जाए आपको। तो जब सबकॉन्शियस बहुत हावी होता है और 4 पैक अंदर गई तो सबकॉन्शियस मर गया। यह है शराब की इंपॉर्टेंस। मैंने तो बहुत पी, इसलिए मैं कभी उसका विरोध नहीं करता। उससे बहुत लोगों ने आकर कहा कि आप इस क्लास पे ऐसे बोलते हैं और ये करते हैं और वो करते हैं। समझने की कहता हूं मैं एनसीईआरटी पढ़ने को भी तो कहता हूं, उसको क्यों नहीं सुनते? मेरी बड़ी सारी शिकायतें होती रहती मैनेजमेंट में, ऐसे कह दिया, क्लास में कह रहे थे कि सर आप जो है बड़ी अच्छी चीज है, लेकिन निचले स्तर पे है, उसका उच्चतम स्तर भी है, ध्यान वो करिए। वो भी तो मैं आपसे करने के लिए कह रहा हूं, वो आप सुनते नहीं। मुझे जब ये बात पता चली कि यार, मुझे जब एक सदगुरु मिला, एक संत मिला, जब उसने मुझे ये बात समझाई कि तुम सिर्फ इसलिए पीते हो क्योंकि ये तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को शांत कर देती है। उस सबकॉन्शियस माइंड के शांति से तुम्हें आनंद मिलता है। ये बुरी नहीं है, लेकिन ये शरीर को खराब कर देगी, तुम्हारा पैसा खा जाएगी, तुम इस पर डिपेंडेंट हो जाओगे तो भिखमंगे हो जाओगे। तो मैंने कहा फिर आनंद की तलाश तो है मुझे। बोले सबको है, तो बोले एक दूसरा भी ऑप्शन है, ध्यान। और आज मैं जहां कहीं भी बैठा हूं वो गुरुओं की वजह से बैठा हूं, सदगुरुओं की वजह से बैठा हूं। ध्यान, मैं बार बार क्लास में इस बात को कहता हूं, ध्यान, योगा। ओशो भारतीय संतत्व की क्रांति चेतना की एक कड़ी है। जैसे हम नागार्जुन देखते हैं, जैसे हम कबीर देखते हैं, जैसे हम बुद्ध देखते हैं, वो ओशो है। ओशो ने मुझे क्रांति और प्रेम दोनों सिखाया और क्रांति और प्रेम का अंतर संबंध सिखाया।
मतलब इंडिविजुअलिटी को परमात्मा का विजिटिंग कार्ड समझ के और उसके सहारे पूरी पृथ्वी का आनंद घूमाना, ये ओशो ने मुझे सिखाया कि मैं इंडिविजुअल हूं। जो गिल्ट से मुक्त गीता पूरी व्याख्या के बाद पढ़ने पे करती है आइंस्टीन को कि बम तूने नहीं बनाया, तो सिर्फ माध्यम है, वो ओशो अपने संवाद से आपको मुक्त करते हैं कि तू सिर्फ माध्यम में तू जो कर रहा है आनंद कर, मौज कर, नहीं क्या है सामान्य। कबीर को लेकर उन्होंने मेरी जो सोच बदली कि कबीर एक ऐसे बुद्ध हैं जिन्होंने बुद्धत्व की अवधारणा ही बदल दी, जिन्होंने ये बताया कि आप सामान्य घरेलू आदमी होकर भी बुद्ध हो सकते हैं। आपको बुद्ध होने के लिए राजकुमार सिद्धार्थ होने की जरूरत ही नहीं है, आप बुद्ध हो सकते हैं। तो ओशो जो है वो चांद दिखाने वाली उंगली, तो उंगली की प्रासंगिकता आप खत्म नहीं कर सकते चांद को देखने के बाद। संभोग से समाधि तक में, संभोग सिर्फ टाइटल में, जिन लोगों ने किताब नहीं पढ़ी, मैंने वो 4-5 बार पढ़ी और मैंने अपने जीवन के हर चरण में पढ़ी। जब मैं 17-18 साल का था तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैं प्रेम में हो गया तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैंने विवाह कर लिया तब भी मैंने पढ़ी, फिर मैंने हर 5-6 वर्ष बाद एक बार मैं उस किताब को पढ़ता रहा। ओशो की अगर कोई एक पुस्तक जो कई बार पढ़ी है मैंने, वो उन किताबों में से एक किताब संभोग से समाधि। बड़ा हंसी की बात है कि मैं संभोग से टाइटल पर लोगों को लगता है कि उसमें अंदर है, अंदर उसमें कहीं है नहीं। अंदर तो उसमें ऊर्जा के बारे में चर्चा है कि जो मनुष्य है उसकी आत्मिक ऊर्जा और शारीरिक ऊर्जा के बीच क्या रिलेशन है और कैसे रूपांतरित है, शारीरिक ऊर्जा को आत्मिक ऊर्जा में और आत्मिक ऊर्जा को शरीर की ऊर्जा में कैसे रूपांतरित किया जा सकते हो। जो ओशो की अपनी समझ है, उस समझ के हिसाब से उन्होंने व्याख्यायित किया और उसकी पुष्टि के लिए उन्होंने भारतीय धर्मशास्त्र के हठयोग क्रियाओं में और तांत्रिक क्रियाओं में क्या क्या प्रयोग हुआ है इसका इस्तेमाल किया। तो अगर उसे कोई पढ़ ले तो वो 2 ही बातें होंगी, वो उस पर चर्चा करेगा, सहमत असहमत होगा, बातचीत करेगा। ऐसा कुछ था नहीं, पर चूंकि उस 70 के दशक में इतना क्रांतिकारी विचार लेके आना वो बड़ा मुश्किल था। लेकिन अच्छा ये हुआ कि ओशो से काफी लोग प्रभावित हुए उस सीरीज से। ओशो और गांधी, इस देश में 2 प्रतीक ऐसे हैं जो सबसे कम समझे गए हैं, राजनीति में और आध्यात्म में। ये दोनों समय से पहले आ गई पदचाप है। ओशो के बारे में जो किंवदंतियां फैली, ओशो के बारे में जो बातचीत फैली, जो प्रसंग प्रहसन फैले, सच्चे झूठे, उनके अंधेरे में, उनके धुएं में ओशो की जो निजी द्युति है, विचार की जो द्युति है, वो काफी छुप गई। मुझे अभी भी लगता है कि ओशो इस बात को लेकर चिंतित थे और ओशो को अच्छी तरह से पता था कि उनके जाने के बाद ओशो कहना क्या चाहते हैं। इसकी बजाय ओशो किसके, हमारे कितने तुम्हारे कितने, इस पर लोग उलझ जाएंगे और वही आ गई। चलते हैं आध्यात्म की तरफ। आप आजकल जो बाबाओं का जमाना है, ऐसे समय पे ओशो के बारे में आप बोलते हैं, क्या मानते हैं अध्यात्म के बारे में आप? मैं तो भगवान मानता हूँ ओशो को। मतलब मेरे लिए ना तो वो संत है ना महापुरुष है, मेरे लिए भगवान है। 95 में मैंने उनकी मैगजीन पढ़ी थी, जनसंख्या विस्फोट, तब 5 रुपए की आती थी। वो मैगजीन पढ़ने के बाद मैं उस आदमी को कभी छोड़ ही नहीं पाया, कभी ऐसा क्या? पहली बात ये समझ में आया कि मन क्या है। मतलब हमें उस आदमी ने बताया कि भाई तुम ना तो किस्मत से परेशान हो ना भाग्य से, पर तुम अपने मन से परेशान। कितनी बड़ी बात है ये कि उस आदमी ने मुझे पहली चीज सिखाई कि मन। उनकी किताब है मन और मनुष्य, बड़ी प्यारी किताब है। उनकी किताब है शिव सूत्र, अल्टीमेट किताब। और सबसे बड़ी चीज जो उस आदमी ने सिखाई, वो सेक्स के प्रति जितना भी डाउट था वो सब उस आदमी ने अपनी किताब में खत्म कर दिया, संभोग से समाधि। और एक ही किताब है जो मैं देखती हूँ भारतीयों के बीच में फेमस है। ओशो ने इतना कुछ सिखाया, कुछ नहीं सिखा किसी ने, बस यही किताब जो है इसी के पीछे पड़े रहते हैं बस। और मैं आपको मजेदार बताता हूँ, उस किताब में सेक्स की कोई चर्चा ही नहीं। उस किताब में चर्चा है कि काम जो चक्र है आपका, वो एक्टिव चक्र है। बड़ी प्यारी बात है। ये जो शीघ्र पतन का नारा चल रहा है चारों तरफ, आजकल भारत के पुरुष 2 चीज से बहुत परेशान है। 17 से 27 वाले शीघ्र पतन से परेशान है और 40 से 50 वाले इरेक्टाइल डिस्फंक्शन से परेशान है। अब दोनों क्यों परेशान है? 17 से 27 वाले इम्पेशेंट बहुत, सभी आपने कहा कि तुरंत सब मिल जाए। तो इम्पेशेंट जो मन 23 घंटा 23.5 घंटा इम्पेशेंट है, वो आधा घंटा
पेशेंट हो जाएगा, वो तो उस आधा घंटे में भी इम्पेशेंट रहेगा। वहां से वो पैदा होगी, शीघ्र पतन पैदा हो गया। 40 वाले ने क्या कर रखा है, होम लोन ले रखा है, कार लोन ले रखा है, उसके अपने अफेयर है 2-4 लोगों से। अब सारी खुराफात उसके मन में चल रही है, डरा हुआ है। रात में लेटा तो उसको याद आ रहा है कि भाई अगर क्रैश हो गया, पूरा सिर हो गया, नौकरी चली गई तो भाई मकान भी छिन जाएगा, भाई गाड़ी भी छिन जाएगी, ये सब छिन जाएगा, भाई पत्नी भाग जाएगी। भाई कहां से रोमांस का भाव उठेगा? भाई रोमांस का भाव मतलब एक शांत और ताकतवर मन और शरीर भी। तो वो आदमी कहता है कि पुरुष जो है उसका सिर्फ एक चक्र एक्टिव है, काम, और स्त्री का 2 चक्र एक्टिव है, काम चक्र और हृदय चक्र। इसलिए स्त्री आध्यात्मिक रूप से भी पुरुष से बहुत ताकतवर है। इसलिए आप देखो, आप दीवारों पे पढ़ा हुआ पाओगे कमजोर पुरुष, निराश पुरुष मिले, आप कहीं भी कमजोर निराश स्त्री के बारे में नहीं सुनोगे। उसकी वजह यही है। फिर वो कहता है क्या है, फिर वो कहता है कि भाई अगर आप साधना करो, ध्यान, वो कहता है पुरुष के लिए अनिवार्य है, अगर वो नहीं कर रहा है तो उसे शादी नहीं करनी चाहिए। तो जब आपने ध्यान करके अपने आज्ञा चक्र को एक्टिव किया, तब आप प्रेम करने की स्थिति में आ जाएंगे। और वो मैडम, मतलब ये कह रहा हूँ कि जितने भी आपके इस चैनल से मैं कह रहा हूँ कि जितने भी युवा हैं वो सारी चीज़ों को त्याग कर एक बार ओशो की 2 किताब पढ़ें। एक उनकी शिव सूत्र पढ़ें कि ध्यान कैसे करना है, और एक उनकी आप संभोग से समाधि मैंडेटरी पढ़े ही पढ़े, कोई कुछ भी बोले, आप अपने जीवन की बहुत बड़ी समस्या से बाहर आ जाएंगे। क्योंकि आप कई इंटरव्यूज में जिक्र करते हैं बट सिर्फ टच होता है वो टॉपिक। मैं एक ओशो फॉलोअर हूँ, ओशो सन्यासी हूँ इनफैक्ट मैं। अच्छा। हाँ, मैंने ओशो सन्यास लिया हुआ है, मेरी माँ भी। ओशो का आपने जिक्र किया, तो वो आपकी ज़िंदगी में कब और कैसे आए? तब मैं ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में था, 17 साल का था, और ये बात है 1990 की। 1990 में ही ओशो की मृत्यु हुई थी। मृत्यु शब्द आपको छुप तो नहीं रहा, क्या बोलते हैं? हम लोग उसमें नहीं। हाँ। ओशो ने शरीर छोड़ा था। शरीर छोड़ा है ना, तो उस समय बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में वो थे। 17 साल के बच्चे के मन में जिज्ञासाएं वैसे भी ज़्यादा होती हैं, ऊपर से जब ये सुन ले कि वो सेक्स गुरु टाइप के आदमी थे तो जिज्ञासाएं बढ़ भी जाती हैं। तो हुआ ये कि मैं एक यात्रा पे मध्य प्रदेश गया हुआ था, शायद ये 1-2 साल बाद की बात है, 18-19 की उम्र की बात है। भारत सरकार का एक प्रोजेक्ट था, उसमें सिलेक्शन हुआ था, तब छत्तीसगढ़ बनानी था। तो मध्य प्रदेश में बहुत सारी जनजातियों के इलाकों में जो पानी की सप्लाई हो रही थी, राजीव गांधी पेयजल मिशन था, उसको ऑडिट करना था कि वो सच में हुआ है कि नहीं हुआ है। तो दिल्ली विश्वविद्यालय से कुछ लोगों का सिलेक्शन हुआ, मेरा भी हो गया था, मैं उसमें गया था। तो वहाँ मैं 1 महीना रहा मध्य प्रदेश में, जो आजकल छत्तीसगढ़ है। तो इन सब में क्या था कि हमें गेस्ट हाउस मिलता था और हम पूरा दिन जंगलों में, आदिवासी इलाकों में जाके उन आदिवासियों से बात करते थे, मिलते थे, समझते थे कि जो वायदा था पानी को लेके हुआ कि नहीं पूरा। अब शाम को 7-8 बजे फ्री होते थे, सुबह 8-9 बजे निकलना है, तो पहली बार ऐसा हुआ कि टाइम बहुत मिला। तो संयोग से मैं जब आया दिल्ली से, तो ओशो की 1-2 किताबें मेरे पास थी, लाइब्रेरी में मैंने रख ली थी साथ में। तो उस पूरे 1 महीने में मैंने ओशो को ठीक से पढ़ा। अच्छा। और मेरी पढ़ने में रुचि बहुत ज़्यादा रहती नहीं थी, मैंने आपको बताया भी, मेरा उस समय शौक इलेक्शन लड़ने का ज़्यादा था। पर मुझे पहली बार जो किताबें पढ़ के लगा कि पढ़ना एक खूबसूरत चीज़ है, वो ओशो की ही किताबों से लगा। क्योंकि उनकी बातें बहुत रीजनिंग वाली होती हैं, रैशनल होती हैं। तो जिसको बोलते हैं बह जाना, तो मैं बह गया था उनके साथ। मुझे लगा कि इससे परे तो अंतिम सत्य हो ही नहीं सकता। 17 की उम्र में अंतिम सत्य बहुत जल्दी मिलता है, लेकिन बाद में फिर ये भी होता है कि आपको लगता है कि नहीं, कुछ और भी, कुछ और भी, कुछ और भी। तो ओशो को मैं अक्सर ये कहता हूँ कि मुझे एक नॉन सीरियस, नॉन एकेडमिक व्यक्ति से एकेडमिक क्यूरियोसिटी वाला व्यक्ति बनाने में जो टर्निंग पॉइंट है वो ओशो है। उसके बाद फिर मैंने सवाल पूछने शुरू कर दिए ओशो को पढ़ने के बाद, हर चीज़ पे पूछे। तब मैं जहाँ रहता था वो एक आरएसएस के ग्रुप का एक हॉस्टल था, फिर मुझे वहाँ भी सवाल दिमाग में आने लगे। मेरे कॉलेज में कई दोस्त लेफ्टिस्ट थे, उनसे भी सवाल पूछने लगा।
तो धीरे धीरे मैंने पाया कि कोई विचारधारा ऐसी है नहीं जहाँ टिका जा सके। सबसे अच्छी बातें लेते रहो, किसी से जंजीर बांधने की ज़रूरत नहीं है। पर हाँ, उसके बाद मैंने फ़िलासफ़ी में लगभग सारे थिंकर्स को पढ़ा, भारत में पश्चिम में भी, सोशियोलॉजी को पढ़ा, लिटरेचर पढ़ा। तो जैसे जैसे आप बहुत लोगों को पढ़ते हैं, समझते हैं, तो आपका चीज़ें और समृद्ध होती हैं, दिमाग खुलता जाता खुलता है। तो अब मैं ये तो नहीं कहूँगा कि मैं ओशो का फॉलोवर हूँ या सिर्फ ओशो ने मुझे बनाया है, लेकिन पहला स्थान उन्हीं का रहा है और अभी भी ठीक ठाक है। और उनके कई थॉट्स मुझे प्रभावित करते हैं आज भी। मेडिटेशंस नहीं किए गए? मेडिटेशन मैंने अब शुरू की है कुछ कुछ करना, पहले मैं कभी नहीं कर पाया था, कोशिश की तो भी नहीं हुआ था। अभी 1-2 महीने से मैंने आजकल ध्यान प्राणायाम करना शुरू किया है। अच्छा। और मैं लगभग रोज तो किसी गुरु का, मतलब किसी का? हाँ, एक हमारी टीचर हैं जो घर पे आती हैं, वो घर के सब मेंबर्स के लिए हैं। अच्छा। तो मैं लगभग नियम से प्राणायाम तो आजकल रोज करता हूँ। अच्छा। ध्यान के बिंदु तक एग्जैक्टली नहीं पहुंचा हूँ, लेकिन कभी कभी रियलाइज होता है कि हाँ, मैं उसके आसपास पहुंच रहा हूँ। अच्छा। और मेरी इच्छाओं में से, मतलब विश लिस्ट में एक तो है कि मैं विपस्सना करूँ। 2-3 साल से सोच रहा हूँ, कर नहीं पाया हूँ। ओशो का जो ध्यान है वो बहुत ही रोचक है। मैंने एक बार, डायनामिक ज्यादा है, डायनामिक है ना। एक बार श्री रविशंकर जी वाला जो है द आर्ट ऑफ लिविंग, मैंने बहुत पहले 20 साल पहले वो कोर्स एक बार किया था, 7 दिन का, सोहम वाला जो सुदर्शन क्रिया होती है। तो मेरे आसपास सब लोगों का मेडिटेशन बढ़िया से हो गया था, मेरा नहीं हो पाया था क्योंकि मैं दिमाग बहुत चला रहा था। जब दिमाग बहुत चलाते हैं फिर वो मतलब सहज हो ही नहीं पाते, तो मुझसे नहीं हो पाया था। अब मुझे लगता है कि मैं उस भाव भूमि पर हूँ कि शायद मैं ध्यान कर पाऊंगा। तो ओशो का डायनामिक मेडिटेशन जो है, मुझे लगता है कि जैसे रविशंकर जी का है, तो वो बहुत इजी है किसी नए आदमी के लिए, क्योंकि म्यूजिक के रिदम पे हो जाता है। सारा खेल इस बात का है कि आपका पूरा ध्यान एक बिंदु पर केंद्रित हो जाए। अब किसी को ये कहना कि इस चीज को देखो, तो वो बहुत आसान नहीं होता है। रिदम पे फोकस करना आसान है, तो सोहम के साउंड की स्पीड और आवृत्ति बढ़ने से ध्यान लगाना, आपने देखा सोहम वाला कैसे एक बार होता है? किया है इनफैक्ट मैंने। तो उसमें क्या होता है, कभी धीरे बोलेंगे, कभी तेज बोलेंगे, इतना तेज रिपीट करेंगे, स्लो रिपीट करेंगे। उससे होता ये कि आप उसी में खो जाते हैं कि धीरे है कि तेज है, तो ध्यान फोकस हो गया आपका। ओशो का तो मुझे लगता है कि ज्यादा प्रैक्टिकल है, हालांकि मैंने किया नहीं। ओशो का मुझे लगता है बहुत साइंटिफिक है, बहुत साइंटिफिक है, क्योंकि डायनामिक मेडिटेशन मैंने पढ़ा है उसके बारे में। उसमें जो रेचन होता है ना, सुबह पूरा निकाल दो। अब जो उसका सेकंड पार्ट शायद वो होता है मेरे ख्याल से, भयानक होता है वो, क्योंकि बहुत तेज सांस लेने से क्या होता है कि एक तो दिमाग बैठने लगता है, जो कैथारसिस या विरेचन या रेचन कहेंगे, उसमें मेरे ख्याल से चिल्लाने वाला होता है कि चीखो, चिल्लाओ। कुशन्स रहते हैं वहाँ पे कि आपको कुशन को, किसी पे गुस्सा है तो फाड़ दीजिए। एक फिल्म आई थी, अच्छा, वाइल्ड वेस्ट की, लाइफ इन मेट्रो, उसमें इरफान खान जो नायिका है फिल्म की, उसको एक टंकी की छत पे ले जाते हैं और बोलते हैं बहुत जोर से चिल्लाओ, और चिल्लाने से उसको जो कैथारसिस की फीलिंग आती है। तो मेरे ख्याल से ऐसी फीलिंग्स वहाँ आती होंगी। तो डायनामिक मेडिटेशन हो या उनका कुंडलिनी वाला हो, मैंने उनको पूरा प्रोसेस पढ़ा है। कुंडलिनी का ये शाम का टाइम होता है, टाइमिंग्स भी हैं सब। अच्छा। कि डायनामिक आपको सुबह 5 से 6-7 बजे तक करना है मैक्सिमम। कुंडलिनी नॉर्मली जब कैंप में हम लोग जाते हैं तो ये 4-5 बजे, लंच के 2-3 घंटे बाद कराया जाता है। एक नाद ब्रह्म होता है, वो पता नहीं आपको? नाद ब्रह्म, तो माय गॉड, उसमें आधा घंटा सिर्फ हमिंग जैसे हम लोग करते हैं, और उसके बाद बहुत भ्रामरी की तरह, लेकिन उसमें कान बंद नहीं करने थे। अच्छा। और अगले 2 चरण में हाथ इतने धीरे, तो मैं जब शुरू में गई तो मैंने ऐसे मुझे लगा घुमाने ही है, तो उन्होंने कहा आपका माइंड बहुत ज़्यादा ही भाग रहा है, तो उसको इतना स्लो कर देना है कि पता ही ना चले कि हाथ मूव कर रहा है। मतलब हाउ स्टेबल, कितना आप स्टिल हो सकते हो, उसकी एक प्रैक्टिस है। बट जो आपने विपश्यना का जिक्र किया ना, वो एक मुझे बात बहुत अच्छी लगती थी कि ओशो कहते थे विपश्यना उस समय शुरू हो चुका होगा, बोले विपश्यना होता सबको शांत कर दिया, अब अंदर तो भरा हुआ है गुस्सा, नफरत किसी के प्रति या दुख, वो बिल्कुल जैसे सोडा बॉटल पे आपने कॉर्क लगा दिया तो वो बुलबुले तो अंदर रह गए। तो वो हमेशा कहते थे कि विपश्यना करना है तो पहले 21 डायनामिक, हाँ, ये बात भी ठीक है, जो निकालना है जब निकल जाएगा तब शांत बैठ पाओगे। बट 21 दिन डायनामिक अगर आप करेंगे तो आपको बहुत फर्क पता चलेगा। जितना मैंने उसका सिस्टम पढ़ा, मुझे लगता है कि वो शायद 2-3 दिन में ही रियलाइज होना शुरू हो जाना चाहिए। हाँ, मेरी मतलब आगे की योजनाओं में मेडिटेशन में सिद्धहस्त होना भी है, क्योंकि मेडिटेशन के फायदे बहुत ज़्यादा हैं, मैं जानता हूँ।
न्यूरो साइंस सब तो साबित कर चुका है। पहले तो लोग कहते थे, अब पिछले 70 साल में क्या हुआ कि एक अपने ईसीजी जैसे होता है हार्ट के लिए, कैसे ईईजी होता है, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ, जो दिमाग पे बहुत सारे हम लगाते हैं डायोड्स, और उससे हम पकड़ते हैं कि दिमाग के अंदर जो इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस हैं वो कैसे कैसे मूव कर रही हैं। सोचना, महसूस करना, ये सब शरीर के हिसाब से इलेक्ट्रिकल फ्लो है सिर्फ, और कुछ नहीं है। उस इलेक्ट्रिकल करंट को पकड़ता है ईईजी। और ऐसे बहुत सारी स्टडीज हुई न्यूरो साइंस में, जब मेडिटेशन करने के समय देखा गया कि हमारा ईईजी या फंक्शनल एमआरआई कैसे काम करता है। अच्छा। और अब ये साबित हो चुका है कि अगर आप मेडिटेशन ध्यान से कर रहे हैं तो आप कॉग्निटिवली भी, इमोटिवली भी, हर तरीके से एक बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं। लेफ़्ट और राइट ब्रेन का जो कोऑर्डिनेशन है वो बेहतर होता है, मेमोरी बेहतर होती है, हर चीज़ बेहतर होती है, जितने भी मेंटल प्रोसेसेस हैं बेहतर होते हैं। तो अब आप उस तरफ आगे बढ़ना चाह रहे हैं? मैं बढ़ना चाह रहा हूँ। तो एक बात बताइए, लेकिन आपको ऐसा, आपको देख के एक्चुअली सच बताऊं, ऐसा लगता है कि आप ऑलरेडी एक बहुत मेडिटेटिव पर्सन हैं। ये जैसे हम लोग क्या होता है, हर चीज़ सोचते हैं ये करना है, अरे कल से मेडिटेशन करना है, अरे टाइम निकल गया, फिर हो गया टाइम मैनेजमेंट, अरे आज इस मीटिंग में। मैं कभी भी सोचती हूँ, आपके जो इंटरव्यूज देख रही थी, अभी आप इतनी देर में इतनी देर एआई पर बोल गए, अभी अगर मैं आपसे हिस्ट्री बोलूँगी, रिजर्वेशन बोलूँगी, सब पर आप बोल जाएंगे। आप 24 घंटे ही आपके पास भी हैं, 24 घंटे ही मेरे पास भी हैं। आप ऐसा क्या कर रहे हैं, मैं ऐसा क्या नहीं कर पा रही हूँ, या मेरे जैसे सारे लोग, दैट यू नो बेटर देन अस एंड यू आर सो काम। आप एक माँ हैं तो सीधी सी बात है कि बच्चे की परवरिश में आपने समय ज़्यादा खर्च किया होगा। भारत में जो बाप होते हैं उनकी थोड़ी सुविधा रहती है कि थोड़ा टाइम कम लगता है उनका। फिर अब सपोर्ट सिस्टम ऐसा है परिवार में कि घर की जिम्मेदारियां मेरे ऊपर बहुत कम है। ऑफिस में अब इतने लोग हैं, करीब 2000 लोग काम करते हैं हमारी कंपनी में। मैं एमडी हूँ, अब मैंने सीईओ का पद छोड़ दिया ताकि बाकी लोग काम करें। पॉलिसी मैटर से मेरी इन्वॉल्वमेंट होती है, तो मैं जाता हूँ ऑफिस में, काम करता हूँ, लगातार ध्यान रखता हूँ कि सब चीज़ें ठीक चलें, पर मैं ठीक ठाक फ्री हो सकता हूँ अगर चाहूँ तो। अच्छा। क्लासेस अब मेरी थोड़ी कम हो गई हैं, एक तो इसलिए कि इतने सेंटर्स में मैनेज नहीं कर सकता हूँ, दूसरा मेरे गले की दिक्कत है कि मैं बहुत लंबी क्लासेस में अब थोड़ी दिक्कत होती है, डॉक्टर भी कहते हैं कि मैं कम क्लासेस लूँ, तो टाइम मिल जाता है। पहली बार मैंने अभी एक बड़ा स्मार्ट सा बच्चा है, उसको अपना मैनेजमेंट एग्जीक्यूटिव बना लिया है, जो मिनट्स ऑफ मीटिंग, फॉलो अप और मुझे कब क्या करना है मुझे रोज़ बताता है कि सर ये ज़रूरी चीज़ें हैं, ये बाद में कर सकते हैं। तो मैं उतना ही, फिर वो मीटिंग्स अरेंज कर देता है टीम्स पे या जूम पे। सब सेंटर्स के 50 लोग एक साथ मीटिंग में हैं, एजेंडा पहले से है, मीटिंग खत्म होती, मिनट्स बन के आ जाते हैं। अब तो मिनट्स भी अपने आप बन जाते हैं एआई से, पता है आपको। आपको केवल माइक्रोसॉफ्ट टीम से मीटिंग लेनी है, वो खुद ही मिनट्स बना के दे देगा आपको। अच्छा। कुछ नहीं कर रहा है, मिनट्स बन के आएंगे, उसमें लिखा होगा एक्शनेबल आइटम्स कौन से, सब चीज़ें लिखी होती हैं। विद द हेल्प ऑफ एआई एंड ए लॉट ऑफ टेक्नोलॉजी चीज़ें बड़ी आसान हो जाती हैं। और असली बात है, अगर शौक है तो वक्त निकल जाता है। आप सरप्राइज होंगे कि मैं नींद को लेके बहुत पक्का आदमी हूँ। मैं कोशिश करता हूँ कि 8 घंटे रोज सोऊं। 8 नहीं हो पाता, लेकिन 7 घंटे। अर्ली टू बेड है या लेट टू राइज? पहले मैं 3 बजे सोता था रात को, पिछले 25 साल से लगभग 3 से 10, साढ़े 10 में सोता था। अच्छा। 25 साल मैंने ऐसे गुजारे। 3 महीने पहले से मैंने थोड़ा सा चेंज करना शुरू किया। हेल्दी नहीं है ना वाला स्टाइल? शायद ना हो, पर मैं तो हेल्थ ठीक है मेरी तो हेल्थ। मुझे आज तक कोई ऐसा नुकसान लगा नहीं इस चीज़ से। मैंने तो डॉक्टर से पूछा, उन्होंने कहा कि अगर आप एक निश्चित समय पे सोते हैं, निश्चित पे उठते हैं, तो 7 घंटे सोते हैं तो दिक्कत नहीं है। ठीक। मेरा पूरा शेड्यूल वैसा ही था ना। मैं असल में भारत में रहते हुए लंदन के टाइम से चल रहा था। तो जब मैं उठता था तो लंदन में सुबह 5:30 बजते थे। हाँ, तो मैं सोचता था कि ठीक है, मैं मान लेता हूँ कि मैं वहाँ पर हूँ, तो मैं अर्ली टू राइज मान लेता हूँ। तो फिर मेरे से भोजन है तो मैं रात को 9 बजे खा लेता था, 3 बजे सोता था, 6 घंटे गैप मिल जाता था, तो वो दिक्कत भी नहीं आ रही थी। अब मैंने 3 से कर दिया 12 बजे, लेकिन अब धीरे धीरे फिर वापस 1 पे आ गया। आजकल मैं 1 बजे सोता हूँ, 8:30, 9 तक उठ जाता हूँ। 2 घंटे मेरा सुबह आजकल फिक्स है। मैं ट्रेडमिल, जिम मतलब स्ट्रेंथ और फ्लेक्सिबिलिटी के लिए योग, सूर्य नमस्कार वगैरह, प्राणायाम, ये सब करता हूँ। करीब 2 घंटे आजकल देता हूँ। पूरा अपना फिटनेस पर देता हूँ। अभी शुरू किया 3 महीने पहले, पर 3 महीने हो गए तो मुझे लगता है कि मैं कंटिन्यू कर लूँगा, छोड़ूंगा नहीं। जिम इसलिए कि हमारी उम्र में, क्योंकि
प्रोटीन एक तो कम मिलता है वेजिटेरियंस को, और भारत के लोग इतने छोटे इसीलिए होते हैं कि प्रोटीन उनके पास है ही बहुत कम। भारत मतलब ऐसे बहुत सारे देशों में। तो हमें आजकल मेरे बेटे ने समझा दिया कि प्रोटीन बहुत ज़रूरी है, तो प्रोटीन थोड़ा बहुत करते हैं, कोशिश करते हैं। बाकी हमारी उम्र में अगर हम स्ट्रेंथनिंग पे ध्यान ना दें, मसल्स पे काम ना करें, तो 60-65 होते होते मसल्स और हड्डियाँ अलग होने लगती हैं, फिर एक बार गिरना है और चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। तो अब हमें समझ में आएगा कि चलने से उतना फ़ायदा हमें नहीं है। चलना ठीक है, मैं चलता हूँ करीब 5-6 हज़ार स्टेप्स कम से कम चलता हूँ रोज़। ज़्यादा ध्यान देना है स्ट्रेंथनिंग पे, तो वेट मशीन्स पे या बॉडी वेट पे ही, और फ्लेक्सिबिलिटी, उसके लिए योग है। सूर्य नमस्कार अगर आप ठीक से कर पा रहे हैं तो कितने कर लेते हैं आप? कितने राउंड मतलब? अभी तो कितने बार लेवल ही नहीं है, मैं 1 या 2 पे ही अटक जाता हूँ अभी, लेकिन मैं करता हूँ, वो हमें सिखाती है एक टीचर, तो हम धीरे धीरे होने लगा है कुछ कुछ। अब जैसे सीधे बैठ के पैर पकड़ में आ जाता है। अच्छा। अभी नाक तो घुटने पे नहीं लगता, लेकिन हाथ पकड़ में आ जाता है पैर। तो धीरे धीरे 1-8 साल में हो जाए, क्योंकि बचपन में मैंने ये सब किया है, जिम्नास्टिक्स किया है, तो मतलब प्रैक्टिस करने से 1 साल में हो जाएगा, ये भरोसा है। करत करत अभ्यास। हाँ। तो बाकी जो मेरा टाइम है, मैं रात को कम से कम 2 घंटे ज़रूर अपने ऊपर खर्च करता हूँ, जो मेरा मी टाइम है। उस समय जनरली मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करता, मैं पढ़ता हूँ या AI से कुछ पढ़ लिया, या कुछ कविताओं की किताब मिल गई, अच्छी कविताएं ढूंढ ली, कोई बढ़िया शेर व शायरी मिली, वो नोट्स बनाता हूँ मैं अपने फ़ोन में, हज़ारों नोट्स हैं। कोई फिल्म की स्क्रिप्ट दिमाग में, तो मैंने एक नोट बना रखे फिल्मों के लिए, कम से कम 1000 से ऊपर मैंने उसमें पॉइंट्स नोट किए हुए हैं कि किसी फिल्म में क्या क्या थीम्स आ सकती हैं, क्या सीन हो सकते हैं। फिल्म बनानी है ना? हाँ, फिल्म शायद मैं बनाऊंगा कभी, अगर सब ठीक रहा तो ये सब करता हूँ। ये भी फ़ोन मेरी बड़ी हेल्प तो करता वो है। आपका मी टाइम कब से? जनरली मान के चलिए कि रात को 11 से 1 सोने से पहले का 2 घंटा आपका है। उसमें ही पूरा अध्ययन या लेखन? अध्ययन ऑफिस में भी, ऑफिस में जब काम नहीं होता मैं कुछ पढ़ रहा होता हूँ। अगर एक फाइल आई, साइन करने के लिए देखा, साइन किया, अब अगली फाइल जब आएगी, अगर 1 घंटा बीच में है तो वो 1 घंटा अध्ययन का है। बस वो अध्ययन अब से फर्क हो गया, उसका माध्यम बदल गया, वो किताब से वो फोन से मेरा सारा काम AI हो गया, AI से सारा हो जाता है। और ये जो मैं आप मेरे जैसे लोगों के लिए जो एक कुछ मंत्र दीजिए कि हम जो इतने हाइपर हुए रहते हैं कि कोई काम हुआ नहीं, जब तक काम हो नहीं जाता फिर वो ठीक हो जाए, वो इतना स्ट्रेस जो लिए रहते हैं। आप स्ट्रेस लेते नहीं हैं या आप अच्छी एक्टिंग कर लेते हैं कि आप स्ट्रेस नहीं ले रहे हैं? पता नहीं, शायद एक्टिंग ही होगी। मतलब स्ट्रेस आप भी लेते हैं? देखिए, अगर मैं मशीन से जाऊं, मैंने एक ये इंस्ट्रूमेंट यूज करना शुरू किया 3 महीने पहले। हाँ, ये वो कोई रिंग है ना? ये रिंग है, स्मार्ट रिंग है, जो हार्ट बीट्स को और बीपी तो शायद नहीं, हार्ट बीट्स को और स्ट्रेस के लेवल को और नींद को स्टडी करती है। मेरे फ़ोन से कनेक्टेड है, तो आजकल मैं रोज़ सुबह देख पाता हूँ कि मेरे नींद का लेवल अगर वो 85% से ऊपर है तो वो एक्सीलेंट है। तो जनरली मेरा 30 में से 20 दिन प्लस एक्सीलेंट में रहता है। तो अगर मैं इसके हिसाब से देखूँ तो मैं कई बार स्ट्रेस में रहता हूँ। दिन भर के 24 घंटे में शायद 15 से 20% टाइम स्ट्रेस का होता है। पर अच्छी बात है कि मेरा 60 से 70% टाइम रिलैक्स वाला है, जिसमें कोई स्ट्रेस मुझे नहीं होता। मेरा शायद उल्टा होगा, हो सकता, सबकी नेचर अलग अलग है। फिजिकल बायोमार्कर्स भी होते हैं, जैसे किसी को बीपी की दिक्कत होगी तो वो स्ट्रेस में ज़्यादा रहता ही है, मुझे वो सब नहीं है। बाकी मेरी नेचर ऐसी है कि मुझे स्ट्रेस ज़्यादा होता नहीं है, होता है बहुत कम होता है। Amazing. और उसकी एक वजह जो मुझे लगता है, फिलॉसफी साइकोलॉजी पढ़ते पढ़ते एक बात समझ में आ गई है कि जब भी किसी से नाराज़गी हो, एक बार खुद को उसकी जगह रख के देख लो, और जैसे ही आप रख के देखेंगे आप पाएंगे झगड़ा खत्म हो जाता है। अधिकांश झगड़े इसीलिए कि हम उसका पक्ष नहीं समझ रहे, वो हमारा नहीं समझ रहा, जबकि हर युद्ध में दोनों ठीक होते हैं और दोनों नुकसान में रहते हैं युद्ध लड़ने के बाद। तो अगर आप एक बार थोड़ा सा अपने आप से हट के उसका पक्ष समझ लें तो बहुत आसान हो जाता है। जिसको आप नाराज समझ रहे हैं, क्या पता वो डरा हुआ हो, क्या पता वो अपने जीवन में परेशान चल रहा हो। परेशान तो होगा ही। एक बड़ा प्रसिद्ध कहावत है, एक बेटा परेशान था कि मेरा बाप टेढ़ा क्यों चलता है। बड़ा नाराज रहता था कि मुझे शर्म आती है आपके साथ चलने में, आप सीधे नहीं चलते हो। तो एक दिन माँ ने कहा कि बेटा एक काम करो, पापा के जूते हैं वो पहन के जाओ। बच्चे को नए जूते खरीदने थे, तो माँ ने कहा बेटा एक काम करो, पापा के जूते पहन के एक बार देखो, चल के देखो कैसा लगता है।
जूते पहने और उसको समझ में आ गया कि पापा के जूते में कील गड़ती है पैर में, पीछे टेढ़े चलते हैं। और कील गड़ती इसलिए कि नए जूते मैं लूंगा तो फिर बेटे को नहीं मिलेंगे। तो वो जो कहावत है कि पुट योर फीट इन द शूज ऑफ अदर्स, तो ये तो बहुत गहरी कल्पना नहीं है, लेकिन बड़ी सतही सी बात है कि जूते में अगर कील गड़ रही है तो तभी समझ में आएगा जब आप उस जूते में पैर रखेंगे अपना। कितनी कीलें होंगी उसमें? हर किसी की जिंदगी अलग में है। ऐसा है। और मेरा तो बड़ा सरल सा मानना है कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं कोई बेवफा नहीं होता, तो कुछ तो मजबूरी सबके साथ होती है। तो मुझे बहुत फर्क नहीं पड़ता। और मेरे ऑफिस में, मतलब मैं बॉस हूँ कहने के लिए 2000 लोगों का, मुझे याद नहीं है कि मैंने पिछले 10-20 साल में एक इंसिडेंट याद आ रहा है आज से 1 महीने पहले का कि मैंने एक स्टाफ को डांटा था। मुझे डांटने की जरूरत ही नहीं पड़ती कभी, मतलब मेरा खौफ ठीक ठाक है उसके बाद भी मैं डांटता नहीं हूँ। जैसे हमारे सैलरी 7 तारीख को सबको मिलनी जरूरी है, हमारा उसूल है कि 7 का 8 नहीं होना चाहिए, 6 बेशक हो जाए अगर संडे आ रहा है तो। 6 महीने पहले ऐसा हो, गलती से 8 तारीख हो गई। गलती बैंक की थी, हमारी नहीं थी। हमने सर्वर को भेज दिया बैंक को, उनके सर्वर में कोई इशू आ गया, स्टाफ परेशान कि पहली बार ऐसा हुआ है। मुझे ये परेशानी है कि स्टाफ के लोग क्या सोच रहे होंगे कि यार बताओ पूरा महीना काम किया, सैलरी नहीं मिल रही। तो फिर मैंने अपने फाइनेंस टीम के सब मेंबर्स को बुलाया, सीनियर्स को। तो मुझे उस दिन बड़ा गुस्सा है, हालांकि मैंने जाहिर नहीं किया था, पर मैंने इतना कहा कि आज एक स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दे रहा हूँ कि 7 तारीख को जब तक सारे स्टाफ मेंबर्स की सैलरी नहीं पहुँच जाएगी तब तक आप लोग ऑफिस नहीं छोड़ेंगे अपना, चाहे यहीं सोना पड़े रात को, 8 हो जाए। जब सबके अकाउंट में सैलरी चली जाएगी उसके बाद ही ऑफिस छोड़ना है। तो ऐसे इंस्टेंसेस कभी कभी होते हैं, एक मैसेज, लेकिन मुझे गुस्सा सच में नहीं आता। बहुत ऑपरेशनल प्रॉब्लम्स या उसको लेकर कभी गुस्सा या कुछ? थोड़ा बहुत, इतना नहीं कि मैं फट पड़ूं। घर में बच्चे के साथ? घर में भी नहीं, मैं बहुत कूल बाप हूँ। मेरा बच्चा मुझे सीरियसली लेता ही नहीं है, मैं चाहता भी नहीं कि ज़्यादा सीरियसली ले। मस्त रहता है, खेलता है मेरे साथ, गप्पे मारता है। मैं एक शेर सुनाता हूँ, 4 शेर सुनाता है, बढ़िया है। वो फिल्में बनाता रहता है अच्छी सी। कुछ सुनवाते हैं आपको? उसी क्या कर ले, बेटे का किया क्या आपने? पता नहीं किसका किया, कुछ तो आया था। नमस्ते पापा। आपको याद होगा कि बचपन में मेरा मन था मैं कुल्फ़ी बेचूं, साइंटिस्ट बनूं, लेकिन उन सबसे पहले मेरा मन था कि मैं एक कारपेंटर बनूं। मुझे कील ठोकने का शौक था, पहली मैं कील मेरे पैर में दीवार ठोकी कील थी। ठोक दूं, ये सब करता हूं। एक बार मैंने आपके घुटने पे कील रखी और हथौड़ा मारने वाला था, तब तक कील फिसल गई पर हथौड़ा लग गया था। मैं छोटा था, मुझे समझ नहीं आया कि मुझसे क्या गलती हुई है। आपका जो घुटना, आपको आज तक दर्द होता है उसमें, लेकिन मुझे जो बात बहुत अच्छी लगी कि आपने उस समय भी मुझे ऐसा फील नहीं करवाया कि मुझसे कोई गलती हो गई है। आप मजाक करते रहे, आप हंसते रहे, आपने ये नहीं कहा कि आप दर्द में हो ताकि मुझे बुरा ना लगे। जबकि मम्मा साइड में ही थी, बहुत परेशान हो रही थी। और ये बात मुझे हमेशा से याद है, ये बात आपका स्वभाव दिखाती है कि आप कैसे हो। मैं बस इसके लिए थैंक यू बोलना चाहूँगा पापा। आपने कहाँ रिसर्च कर ली? बाकी घुटना अभी तक दुखता है? हाँ बोलो। मतलब हथौड़ा जोर का पड़ा? ठीक से पड़ा। और आप चिल्लाए नहीं? इतना सा बच्चा था उस समय, तो छोटा सा, कितना 3 साल का होगा शायद। अब तो ये 18 साल का एकदम पेड़ हो गया है, तब 3 साल छोटा सा बच्चा था। आज मुझे लगता है आज के पॉडकास्ट का नाम होना चाहिए ऋचा की सारी धारणाएं, सारी सोच को तहस नहस करने वाला पॉडकास्ट। तो पेरेंटिंग में हम लोग ज्यादातर पेरेंट्स कहाँ गलत जा रहे हैं आज की पीढ़ी के नहीं, साथ? मैं अच्छा जा रहा हूँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ। मैं बहुत ही साधारण पेरेंट हूँ और दुनिया के उसूलों के हिसाब से मैं एक फेल्ड पेरेंट हूँ। जो जनरली बच्चे होते हैं मध्य वर्ग में, खूब पढ़ाकू, टॉप करने वाले, डांस में ऐसे, स्पोर्ट्स में वैसे, हमारा बच्चा वैसा एकदम नहीं है। ना हमने कभी कोशिश की। मैंने उससे इतना ही कहा था बचपन में कि बेटा हर साल 1 क्लास पास करते रहना, इतना काफ़ी है। और वो कर लेता है। मुझे कुछ चिंता ही नहीं। बाकी मेरा मानना ये है कि स्कूल कॉलेज की पढ़ाई लिखाई ज़िंदगी में बहुत काम नहीं आती है। काम आती है स्मार्टनेस। और एआई के ज़माने में तो पढ़ाई कितना ही काम आएगी।
आप जितना ही पढ़ के जाएंगे आपका फ़ोन आपसे जानता होगा, ज़्यादा जान कितना आप चैलेंज करेंगे। तो मेरा और मेरे परिवार में सबका, मेरी पत्नी का उसूल ये था कि एक कायदे का इंसान बन जाए, स्मार्ट हो, समझदार हो, थोपेंगे कुछ भी नहीं और जो करना चाहे करे, बस चॉइसेस देंगे। सजेस्टिव पेरेंटिंग बोलते हैं इसको आजकल। अंग्रेज लोगों ने बड़े नाम गढ़ दिए हैं। एक होता है हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग, कि हेलीकॉप्टर के पंखों की तरह बच्चे के ऊपर मंडराते रहना। बच्चा अपने कमरे में फ़ोन देख रहा है, मम्मी बीच में अचानक घुसेगी कि फ़ोन में क्या देख रहे हो। ये हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग का एक उसूल ये होता है। जाओ तुम लोग अंदर बैठो। अब आई बात सेक्स एजुकेशन की। एक बहुत बड़े थिंकर हुए इंडिया में, आचार्य रजनीश ओशो। उन्होंने हमारी पुरानी पद्धति को जिंदा किया और एक डिस्कोर्स दिया संभोग से समाधि पर। इतना बवाल हुआ इस कंट्री में, इतना बवाल हुआ कि अरे ये आदमी जो है सेक्स की बातें करता है। अरे तुम कर नहीं पा रहे हो तो करेगा नहीं, मरे जा रहे हो। अभी वो इन्फॉर्मेशन यहाँ से दी गई कि चाइना को पास करके हम सबसे ज़्यादा पोर्न साइट देखने वाले लोग बन गए हैं। और सबसे मज़ेदार बात क्या है, इस देश में आप पब्लिकली इसकी बात नहीं कर सकते। अगर आपने सेक्स शब्द इस्तेमाल किया, लोग ना कि भाई साहब प्लीज़, और ये सब उल्टी सीधी बातें मत करिए। मतलब आदमी जो है, उस आदमी ने डिस्कोर्स दिया, उस पर एक किताब आई और आज की डेट में दुनिया की सबसे ज़्यादा सर्च की जाने वाली किताब है संभोग से समाधि। और सेक्स जैसा दुनिया में कोई शब्द है ही नहीं। 3 शब्द हैं भारत की संस्कृति के। पहला है रिप्रोडक्शन, वो बायोलॉजी का वर्ड है, उसका मतलब होता है निषेचन, मतलब सृजन करना, पैदा करना, वो है रिप्रोडक्शन। दूसरा शब्द है संभोग, उसका सेक्स से कोई लेना देना नहीं है। दुनिया में 2 चीजें अक्रिया हैं, उन्हें किया ही नहीं जा सकता, एक ध्यान और एक प्रेम। जब 2 लोग समान फ्रीक्वेंसी के, आंतरिक रूप से शांत, इस बात को मैं फिर से रिपीट करूंगा, जब 2 लोग समान फ्रीक्वेंसी के, आंतरिक रूप से शांत। मिर्जापुर देखी ना, दादा बाप और पोता तीनों फ्रस्ट्रेट हैं। अरे बात तो एविडेंशियल की जानी चाहिए ना। मिर्जापुर में दादा, मुन्ना भैया के बाबा, आज शायद वो भी आ रहे हैं, मुन्ना भी आ रहे हैं। मुन्ना भैया के बाबा अरबपति आदमी, बताओ, नौकरानी को पकड़ ले रहे हैं। अरे अब तुमने अपने आंखों के सामने देखा ना। और अखंडा, वो तो बेचारे फेल हैं। मुन्ना भैया को सेक्स के सिवा इतने वो अंधे हैं सेक्स में कि वो जो जब जा रहे हैं कोठे पे, वो जो औरत बैठी है वहां पे जो सारी चीजों को डील करती है, आप उस आदमी का अंधापन देखो, सेक्स में अंधापन। आप उस आदमी का अंधापन देखो, वो कहता है कि अगर लड़की नहीं आई तो तुम ही को पकड़ लेंगे। भाई साहित्य और सिनेमा क्या है? ये समाज के दर्पण हैं। साहित्य क्या है? अगर आपको रशियन रेवोल्यूशन समझना हो, आप एक किताब पढ़ लो, मदर, मैक्सिम गॉर्की की, आपको पूरा रेवोल्यूशन समझ में आ जाएगा कि रूस में क्रांति क्यों हुई थी। आपको कोई भी टॉपिक समझना हो इतिहास में, इससे अच्छा कोई फॉर्मूला नहीं है। हिस्ट्री में अगर आपको कोई भी टॉपिक, आपको फ्रेंच रेवोल्यूशन समझना है, आप एक किताब पढ़ो, द टेल ऑफ 2 सिटीज बाय चार्ल्स डिकेंस। आपको पता चलेगा कि जब औद्योगिक क्रांति शुरू हुई तो नगरों में रहने वाले लोगों की कंडीशन क्या थी, स्पेशली मजदूरों की। साहित्य और सिनेमा ये समाज के दर्पण है, मिरर। अगर आप इन्हें देख रहे हैं, अभी एक मूवी आई है और मैं रिकमेंड करूंगा कि आप सब देखो, और मैं भारत सरकार से कहूंगा उस मूवी को टैक्स फ्री करो। अब पिछले 10 सालों में समाज को लेकर उतनी अच्छी मूवी बनी ही नहीं। तिकड़म, मतलब छोटे से बच्चे, उन्हें पता है पोल्यूशन क्या होती है, उन्हें पता है यार क्रैकर नहीं जलाना है। अभी देखो दिल्ली की हालत क्या है, छोटे से बच्चे, छोटे छोटे बच्चे, उन्हें पता है कि यार हमारे लिए थ्रेट क्या है। उन्होंने एक मिशन चलाया उस मूवी में, बर्फ गिराओ पापा लाओ।
और एक मिशन भारत को भी चलाना पड़ेगा कि विवेक जगाओ, संसार बचाओ। पढ़ने से कुछ नहीं होता, विजडम। और उसी सीरीज में अगर तुम औरतों को भी देखो तो अगर उनकी सेक्स लाइफ देखो, जैसे उनकी सेक्स लाइफ है वैसे उनका जीवन भी है। क्या नाम है वो शूटर लेडी जो है गोली वोली चलाती है, गोलू गुप्ता। फोन करके सीधे कह रही सेक्स करोगे मेरे साथ? बीना जी भी हैं उसमें। बीना जी भी हैं। बीना जी तो बेचारी ठीक है, वो तो राजा है ना। रदिया बेचारी गरीब है तो कोई भी पकड़ ले रहा। लेकिन उस पूरी सीरीज में एक बार मैं इसको पूरा कर लूं। उस पूरी सीरीज में अगर कोई आदमी सेक्सुअली बैलेंस्ड है और मेंटली बैलेंस्ड है तो वो है माधुरी। मुन्ना से कहती है वो कि अगर प्रेम है तो ही मेरे करीब आना, नहीं तो काट लेंगे बेटा। मतलब कितनी बड़ी, आप तो पता नहीं क्यों देखते हैं मूवी, हमें तो पता नहीं, लेकिन मैं तो देखता हूं तो थीम देखता हूं कि इस मूवी की थीम क्या है। जैसे रामचरितमानस में सीता जी बैठी हुई हैं और सोने के मृग को देख रही, सोने के हिरण को, और जैसे उनकी नजर सोने के हिरण पे जाती है और वो इच्छा पैदा करती है कि ये सोने का हिरण मुझे मिल जाए, वैसे ही भगवान उनसे छूट जाते हैं, रावण उन्हें उठा ले जाता है। उसी तरह तिकड़म में जैसे वो बच्चा है समय, जैसे उसकी इच्छा पैदा होती है कि मुझे लाइट वाले जूते मिले, लाइट वाले, क्योंकि उसके चचेरे भाई के पास लाइट वाले जूते हैं, प्रिंस के पास। जिसने बाहर लाइट खोजी उसके अंदर की लाइट बंद हो जाएगी। तो जैसे वो लाइट वाले जूते की इच्छा करता है वैसे उसे अपने पापा को खोना पड़ता है। उसके पापा मुंबई जाने लगते कमाने के लिए। तो मूवी, लिटरेचर, तो आज हम दो मुद्दों पर बेसिकली चर्चा करेंगे। आप सवाल करो, मैं आपको जवाब दूंगा, एजुकेशन पर भी और सेक्स पर भी। तो आपको जो भी सवाल लगे बिल्कुल आप, और आप चाहे जैसे चिल्ला के बोलें, प्यार से बोलें, पिस्टल निकाल के बोलें, वो आपकी चॉइस है। आप भाई जेब में से क्या निकाल रहे हैं आप? कथनी और करनी में बहुत फर्क रहता है। लोग कहते हैं कि ओझा सर हैं, बकैती करते हैं, सेक्स की बातें करते हैं, ओशो की कहानियों की बातें करते हैं। रील और रियल लाइफ पॉलिटिक्स में बहुत डिफरेंट होता है। जब वो सड़क पे आए तब उन्हें पता चल गया कि बोलना आसान है और करना बहुत मुश्किल है। बकैती बड़ा प्यारा शब्द है, बहुत। मैं हिंदुस्तान में बहुत अच्छे अच्छे लोगों से मिला। मैंने पूछा यार एक बात बताओ, कितना पढ़े हो? आई हैव डन माय ग्रेजुएशन फ्रॉम दिल्ली यूनिवर्सिटी। अच्छा, ये करेंसी सिस्टम कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। नेशन कैसे पैदा हुआ? नहीं बता पाए। तब मुझे लगा कि अच्छा, ओहो, जैसे ओशो ने क्या किया? पतंजलि सूत्र लिखा, कबीर सूत्र लिखा, कृष्ण सूत्र लिखा। लोगों ने वो नहीं पढ़ा। उस आदमी की 300 लेक्चर्स हैं दुनिया की सारी पर्सनैलिटीज पर, कन्फ्यूशियस, लाओ त्से। कौन सा दुनिया का फेमस आदमी है जिस पे ओशो ने डिस्कशन नहीं किया? लेकिन लोगों ने कहा सेक्स गुरु संभोग के बारे में बता रहा है। अबे तुम कर नहीं पा रहे हो तो बताएगा नहीं, दवाई ढूंढ रहे हो। ये देश है जहां 22 साल का लड़का, मेरे एक दोस्त हैं कृष्णा मिश्रा, लक्ष्मी नगर में, कि मेडिकल की दुकान है, तो बेचारे हमको कोई कोई बताते हैं, कहते हैं भैया 20-20 साल के लड़के वियाग्रा लेके जाते हैं। तो जब 20 साल का लड़का वियाग्रा जिस कंट्री में लेके जा रहा है तो ओशो सेक्स की बात नहीं करेगा? हाँ, मारे डाल रही पत्नियां, कोई नीले ड्रम में डाल दे रहा है, कोई बोरे में भर दे रहा है, क्योंकि उसका घर तो तुम छुड़वा लाए। और न पेट भर पा रहे हो, न मन भर पा रहे हो, न दिल भर पा रहे हो, मारेगी नहीं। तो जरूरत है उसकी। तो अरे बुद्ध को भगा दिया इस कंट्री से। क्या कह रहा था वो आदमी? ध्यान करो, एनलाइटन योरसेल्फ, आत्मदीपक भव, अपना दीपक जलाओ। भारत के लोगों ने कहा भाई दीपक ऊपर, हम अंधेरे में रहने के आदी हैं, हम दीपक ऊपर तो ना जलाएंगे। आर्य आए, शक आए, कुषाण आए, हूण आए, टर्क आए, मंगोल आए, वो तैमूर आया, काट के गया इनको। फिर वो महमूद गजनी, मोहम्मद गौरी,
फिर नादिर शाह, आदमी एक बार मार खाता है सुधर जाता है। इस देश का आदमी पिछले 2000 से मार खा रहा है, पर कहता क्या है, भैया मुगल हमको लूटे थे। अच्छा, और वो क्लाइव तुम्हारा फूफा है? 55 लाख रुपए मीर जाफर ने दिया था उसको सिर्फ सत्ता पाने के लिए। वॉटसन का क्लाइव भर भर के बोरे में पैसा लेके गए, लेकिन इस देश के आदमी को नरेटिव दे दिया कि भैया मुगलों ने भैया बड़ा अत्याचार किया भैया। अच्छा, कैसे? अरे भैया बहुत अत्याचार किया भैया। औरंगजेब जो था भैया ना, वो 10 लाख हिंदुओं को मार कर डेली, तब भैया वो खाना खाता था। अच्छा, 10 लाख? हाँ भैया। तो 365 दिन, और उसमें 51 साल उसने शासन किया। हमने कहा जोड़ घटा लिया करो। अरे कहते थे कि एक आदमी को डेली मारता था तो मजा भी आता, बदनामी करना है तो लॉजिकली करो ना। तो जो इस तरह की बातें करते वो अवध ओझा को पकड़ नहीं करेंगे। जब इलेक्शन चल रहा था, मैंने कहा था भाजपा के नेताओं से, आओ रामचरितमानस पे बहस कर लो। तो इस देश में एक बड़ी प्यारा खेल है, वैसे तो है पूरी दुनिया में, इस देश में ज्यादा है, कि सामने वाले को मेंटली टॉर्चर करो, डिप्रेशन में ले आओ, पर हमको ना ले जा पाओगे। हम निकले हैं मिट्टी से, बहुत ही सामान्य स्तर से ऊपर की तरफ आए। इन सब खेलने का मैं आदी हूं। तो बकैती वाली बात ये हो गई। दूसरी बात सेक्स की बात, मैंने कहा कि जहां 20 साल का लड़का वियाग्रा खा रहा है, भाई ठप करें लड़की शैतान थी, लड़की शैतान थी। लड़कों को भी तो देखो, सिर्फ लड़कियों को ही गाली दोगे। लड़का भैया आप किसी का घर छुड़वा के ला रहे हो तो ताकत पे ही तो लाए होगे। गए तो थे घोड़े पर बैठ के, तलवार लगा के, 200 बाराती ले गए थे, और पत्नी को कुत्ता दौड़ा लिया और तुम पेड़ पे चढ़ गए, तो वो बेचारी घबराएगी नहीं? अरे भाई, इसीलिए तो पहले औरतों को नहीं पढ़ाया जाता था कि गुलाम, पत्नी नहीं गुलाम। अब स्त्रियां आजाद हैं। अब अगर उनको पता चल गया कि भाई तू तो शादी क्या, तू तो नौकर रखने के काबिल नहीं है, तो मारेंगे नहीं। तो आचार सेक्स की बात करता था कि आंतरिक ताकत बढ़ाओ। वही मैं भी कहता हूं। कितने लड़के हैं जो, एक शो हो रहा था दिल्ली में, तो एक डॉक्टर है, लेडी डॉक्टर है, मुझे नाम तो नहीं याद आ रहा, बड़ा अच्छा वो बताती हैं बेचारी, डॉक्टर क्यूटेस कुछ नाम है उनका, ऐसे बड़ी प्यारी सी लेडी है और बड़ा अच्छे राय देती हैं सेक्स के मुद्दों को लेकर। मतलब 50 लड़के हाथ हो रहे थे कि मास्टरबेशन कर ले। और अब जबकि सोशल मीडिया इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, बच्चा हर चीज का एक्सेस पा जाएगा। वो ब्लू फिल्म देखेगा, अब नहीं रोक पाओगे। 1990 में रोक सकते थे, अब नहीं रोक पाओगे, कहेगा पढ़ रहा हूं। तो अब इस मुद्दे पे बात करना जरूरी हो गया है। और क्या था तीसरी बात? सेक्स की कहानियां, ओशो और बकैती, बस यही। ओशो तो भाई देखो, जिस आदमी ने पोप से कहा कि आओ तुम हमसे बात कर लो, हिंदुस्तान का ऐसा कौन सा प्रोमिनेंट आदमी है, चाहे वो मुरारी बापू हो, चाहे कुमार विश्वास हो, कोई भी, अब सब कहते हैं यार ओशो को एक बार पढ़ना चाहिए। चिंतन, परसेप्शन, सोच, दर्शन, सबका भंडार है वो आदमी। एक किताब सिर्फ शिव सूत्र, अगर उस आदमी की सिर्फ एक किताब कोई पढ़ ले, शिव सूत्र, उसका पूरा जीवन 360 डिग्री ट्रांसफॉर्म हो जाएगा सिर्फ उसमें से एक लाइन समझने पे, कि अगर तुम अपने मन के गुलाम हो तो तुम पशु से बदतर हो, कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अगर तुम अपने मन के मालिक हो गए तो इस जमीन से लेकर आसमान तक तुम जहां जहां कब्जा करना चाहोगे करोगे। कितनी प्यारी बात है भाई। जो स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं, 4 घंटे नहीं पढ़ पा रहे, अच्छे अच्छे घरों के लड़के, गरीब वाले नहीं पढ़ पा रहे, समझ में आता, अच्छे घर के लड़के, 50,000 रुपया खर्चा आ रहा है दिल्ली में, एक नौकर खाना बनाने के लिए रखा गया है, वो नहीं बैठ के पढ़ पा रहे। कौन परेशान कर रहा है भाई? अगर मैं पकैती करता हूं, मानते हैं ना आप? करते हैं? अरे बहुत एक्सेप्ट करते हैं, पर एक बार ये भी मानते हैं कि जितने लोग कहते हैं वो मेरे सामने एक बार आके बैठ के मुझे हराएं पब्लिकली। जिन्होंने भी कभी टीवी वूवी पे कहा है, वो कभी आए मेरे साथ बैठे और साबित करें इस बात को
बस एक विषय है जिस पे मैं कमजोर हूँ थोड़ा सा, राजनीति, मैथमेटिक्स, कॉस टैन थीटा, इस पे थोड़ा सा कमजोर। राजनीति में कमजोर नहीं हूं मैं। 2 महीने में 20 दिन का टाइम मिला था मुझे इलेक्शन का, वो भी तब जब सरकार 10 साल शासन कर चुकी थी और एंटी कन्वेंसी बहुत हाई थी। हालांकि उस हार की जिम्मेदारी मैंने ली। आपने बोला आपको हराने के लिए प्रधानमंत्री को आपके ओपोनेंट का पैर छूना पड़ा। वो तो उसका ऑन रिकॉर्ड है, छू ही रहे थे, ऑन रिकॉर्ड है ना। मोदी जी को सबसे डर नहीं लगता, मोदी जी को डर लगता है कि ये आदमी अगर बैठ गया विधानसभा में तो इतना शोर मचाएगा। भाई जब गोपाल कृष्ण गोखले वगैरह विधानसभा में बैठने लगे तभी तो अंग्रेजों को डर लगा कि अरे भाई ये हमको विधानसभा में, हालांकि मैं पटपटगंज के लोगों को हाथ जोड़कर धन्यवाद दे रहा हूं, इन लोगों ने मेरी इज्जत रखी। मतलब मैं आने वाले समय में किसी ना किसी तरह पटपटगंज के लोगों का ऋण चुकाऊंगा। कुछ लोग हैं जिन्होंने मेरी बड़ी मदद की, मेरे साथ आके खड़े हुए और कंधे से कंधा मिला के रखे। मतलब 8-10 लोग तो, जैसे मैं बात कर रहा था कृष्णा मिश्रा की ही बात कर रहा था, और अनुज गुप्ता एक लड़का है, और अनूप तिवारी हैं, मनीष राय हैं, एक हमारे असलम भाई हैं, ऐसे मतलब हैं 10-12-15 लोग। एक हमारे भोले तिवारी भैया हैं, वो हैं तो, और साबिर भाई हैं हमारे, वो तो बेचारे रुपया पैसा और न जाने क्या। तो मैं तो रेडी रहूंगा पटपटगंज का, क्योंकि अगर मेरी जमानत जब्त हो जाती तो फिर तो भाई साहब भागना पड़ा। सिर्फ मुझे पटपटगंज में बीजेपी ने हराया, वो भी बेईमानी से, 2000 पर वोट, और राती में लगा दी इंक। हमको भी सब पता है, लेकिन खेल और राजनीति में हार होती ही नहीं। पहली बार हमारी देश की महिलाएं वर्ल्ड कप लेके आई हैं साउथ अफ्रीका को हरा के। क्यों? क्योंकि वो जितनी भी बार पहले पिछले हारी, वो सीखती गई, मारा पटक दिया उठा के साउथ अफ्रीका। उन सब महिलाओं को सम्मान और बधाई। तो राजनीति और खेल में हार नहीं होती। तो आप तो संन्यास ले रहे हैं एक्टिव पॉलिटिक्स से। एक्टिव पॉलिटिक्स से। उसकी वजह यह है ना, अब लोग हमसे आशा करते हैं कि भैया, हाँ भैया वो ऐसा है कि कुत्ता ने बच्चा दिया है, आप आ जाते तो बड़ा अच्छा था। नहीं हो पाएगा यार, वो मैं अहंकार की पूर्ति क्या नहीं कर सकता लोगों की। मैंने बहुत करीब से पकड़ा लोगों को, नाराज हो जा रहे हैं। कहाँ है भैया? यहाँ हो बताओ। अरे 7-8 लोग आए थे, फोटो खिंचवाना था। तो अब जो यही काम कर सकते हैं वो कर रहे हैं, खुल के कर रहे हैं, रील बना रहे हैं, कुत्ता बिल्ली गाय बकरी सबका घर में जाकर पैर छू ले रहे। वो जीत रहे हैं, फिर लूट रहे हैं। तो जनता कह रही कि भैया नेता बहुत बदतमीज है। कोई नेता बदतमीज नहीं। जैसे तुम अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, बिना जाति देखे, बिना धर्म देखे, हैं भाई, कोई ब्राह्मण कहेगा कि हम ब्राह्मण डॉक्टर से ही हार्ट सर्जरी कराएंगे, चाहे 50 लोग उसकी सर्जरी से मरे ही क्यों ना हो। कोई दलित बोलेगा कि हम तो भैया कोई दलित डॉक्टर से ही सर्जरी कराएंगे, चाहे उससे 100 लोग मरे ही क्यों ना। वो तो कहेगा भैया अच्छा डॉक्टर चाहिए। पंडित है, अरे यार क्यों पंडित कह रहे हो। तो जैसे अच्छा डॉक्टर ढूंढते हो, अच्छा वकील ढूंढते हो, ऐसे अच्छा नेता भी ढूंढ लो, तो तब इस देश का जाके कुछ होगा। नहीं तो चीजें चलेंगी। हालांकि परिवर्तन, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, वो तो बदलेगा। अब जो नई जनरेशन आ रही है, जो लड़के AI जनरेशन वाले हैं, ये क्रांति करेंगे।